हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। ओके, और हम लोग आज क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो के बारे में बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये होता क्या है कि अभी हम क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स के बारे में जिक्र करेंगे। ओके, अभी देखिए हमें दो बुक्स पढ़नी हैं। जहाँ तक सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, वी हैव टू टॉक अबाउट टू बुक्स। हम लोग दो बुक्स पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के लिए। देखिए, वो आपका पहला बुक मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। दूसरी वाली बुक आपका इंडियन इकोनॉमी है। दोनों के दोनों बुक्स बहुत ही लाजवाब है और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप लगातार मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बशर्ते कि आप चैप्टर्स को कंटिन्यूअसली पढ़ें। जैसे जैसे वीडियो आते जाए आप लगातार देखें, उसका नोट्स तैयार कीजिए। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तब, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे सरेंडर कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। वीडियो थोड़ा अटेंटिव हो करके देखे, ध्यान से देखे, एक बार देखे, दो बार देखे, लेकिन आपको पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा। बशर्ते कि बस यही ध्यान रखेंगे कि आपको एक भी वीडियो छोड़नी नहीं है और जब जब वीडियो आए थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखें, बिल्कुल। और देखिए उसके बाद कैसे इकोनॉमिक्स आपको कितना आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी तो लाजवाब है ही, लेकिन मैक्रो का भी कुछ कहना नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बहुत ही शानदार है ये। ठीक है, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जब बात करेंगे यहाँ पर यूनिट 1 के बारे में, अगर तो यूनिट 1 हमारा जो है, ये यूनिट 1 हमारा जो है ये आपका है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये आपका यूनिट 1 है। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 1 में बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं हमारा। ठीक है, तो यूनिट 1 में हम लोग जो बात करेंगे, यूनिट 1 हमारा जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि सर तो फिर आप शुरुआत नेशनल इनकम से करेंगे क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। ये नेशनल इनकम हमारा यूनिट का नाम हुआ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। ठीक है, उसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। और चैप्टर 1 देखिए, नेशनल इनकम को शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक्स हैं, हमें जाननी पड़ेगी और तब जाकर के हम नेशनल इनकम तक पहुंचेंगे। लेकिन नेशनल इनकम तक पहुंचने से पहले हमें छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 जो है, जैसा कि हमेशा से आप देखते आ रहे होंगे, ठीक है, हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर 1 जो है आपका, हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 पहले, जैसा कि बुक का नाम जिसका हमने बात किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चैप्टर 1 हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले, ठीक है, हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जानेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, हम पहले इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या भाई किसको क्या बोलते हैं, फिर इनका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो का। उसके बाद हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम इन दोनों का डेफिनेशन देखने के बाद आगे फिर हम देखेंगे कि भाई फील्ड ऑफ स्टडी देखेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी, दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, हम इन सब चीजों को बात करेंगे। मतलब पहले हम इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखेंगे और इकोनॉमिक्स के अगर डेफिनेशन को हम समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे और दो भाग में जो इकोनॉमिक्स बटा है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों को हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस को देखेंगे। और डिफरेंसेस को देख लेने के बाद हम इसके फील्ड ऑफ स्टडी को देखेंगे, मतलब किन कौन कौन से एग्जाम्पल है माइक्रो का और कौन कौन सा एग्जाम्पल है मैक्रो का। हम लोग इन सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम उसके बारे में तो जिक्र कर लें, उसके बाद ना हम आगे और बढ़ते चले जाएंगे। और ये हम इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देख करके इसको दो भाग में बांटने के बाद माइक्रो और मैक्रो को और उसके बीच के डिफरेंसेस को, उसके बाद हम इनका एग्जाम्पल लेंगे और इसके बाद
हम आएंगे नेशनल इनकम की तरफ कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, ये सब हम जब बात कर लेंगे टोटल का टोटल, उसके बाद हम चैप्टर 2 के तरफ चलेंगे जिसे हम CFI बोलते हैं। CFI का मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे इनकम का फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है कैसे ये इनकम। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हैं। ये भी एक एग्जांपल हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ कैसे फ्लो हो रहा है हमारे इकोनॉमी में इनकम का। हम इसके भी बारे में जानेंगे चैप्टर 2 में, लेकिन फिलहाल हम बेसिक चीजें इस चैप्टर 1 में तो पहले बात कर लें, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे, आराम से समझेंगे, जरा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। आप देखिएगा, खुद पढ़ने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर ये तो बहुत इजी था सर, इकोनॉमिक्स बेवजह हम परेशान थे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। समझते हैं जरा सा, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। देख लीजिए, तो इकोनॉमिक्स का जहां तक सवाल है, देखिएगा, समझिएगा, आसानी के साथ आपको समझ में आने वाला है। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है, आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। आप आसानी के साथ, मैं यकीन दिलाता हूं कि आप इकोनॉमिक्स को आसानी के साथ खेलेंगे इससे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप पूरे साल पढ़ लीजिएगा ना तो बोलेगा अरे ये तो हर चीज इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ है, बिना इकोनॉमिक्स के तो ये दुनिया है ही नहीं। हर चीज में आप इकोनॉमिक्स ढूंढिएगा, तब इतना आपको लगा हो जाएगा ये चैप्टर का। बहुत ईजी है ये सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही बहुत ईजी है। देखते हैं, जरा आसानी के साथ समझते हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए अब इकोनॉमिक्स को हम समझते हैं, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स होता क्या है जरा समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ये किन किन चीजों से रिलेटेड है भाई। ये कंसर्न है आपके कोई भी चीजों को प्रोड्यूस करने से। भाई जब गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब जब एक बार प्रोड्यूस हो गया तो उसको लोगों के बीच में बांटा गया नहीं। जब चीजों को बांटे जाएंगे, और फ्री में थोड़े बांटेंगे, उसका पैसा लेंगे, ठीक है। तो भाई जब चीजों को प्रोड्यूस करेंगे मतलब प्रोडक्शन से ये संबंध रखता है, बिल्कुल भाई, और बांटेंगे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से भी ये संबंध रखता है। और एक बार जब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसको कंज्यूम भी तो करते हैं। तो यही हम इन चीजों को जो बात करेंगे, ये ऐसा सोशल साइंस है जो कि बात करता है किन किन चीजों से है रिलेटेड भाई। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये कंजम्पशन से रिलेटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये मतलब इकोनॉमिक्स जो है ये कंसर्न है किन किन चीजों से? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद Economics is a social science concerned with production, consumption and distribution of goods and services. तो भाई ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका? गुड्स एंड सर्विसेज से संबंधित जितने भी काम है ये हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। और सोशल साइंस है क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी है चीजों का। तो भाई जब भी चीजों को हम सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे दैट इज सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप यू हैव गॉट इट, यू हैव अंडरस्टूड इट। मुझे लगता है आप आसानी के साथ समझ गए होंगे कि भाई इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, से संबंधित है। ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 भागों में इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें ज्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करना है, ठीक है। हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसे हमने लिया है ग्रीक वर्ड से भाई। तो ग्रीक वर्ड ये कौन सा सर? तो अब हम बोलेंगे मैक्रो, आप बोलेगा सर अच्छा लगता है स्पेलिंग गलत। नहीं भाई बिल्कुल नहीं, ये मिस्टेक मैंने नहीं किया है, ये ग्रीक है ना कि ये इंग्लिश है। तो देखिए मैक्रो जो है ग्रीक में ये वर्ड होता है, उसी से ये लिया गया है। अब आप सिंपल सा बात है, मैक्रो में से इस ए को अलग निकाल दीजिए,
इस ए को अलग निकाल लीजिए, तो ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? एग्रीगेट, ठीक है, ऑल, होल या लार्ज। तो यही हो गया। इसी से हम आसानी के साथ इसका डेफिनेशन निकाल लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल सा समझना है भाई मेरे। बस जरा सा कंसंट्रेशन पावर के साथ आप ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। आप देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए ना कैसा समझ में आ रहा है। ये इकोनॉमिक्स तो समझ में आ ही गया कि ये तीनों चीज से संबंध रखता है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किस किस चीज से? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ये सोशल साइंस था, ठीक है। इसको दो भाग में बांटे, हमने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो की हम जहां तक बात कर रहे हैं, देख लीजिए एकदम आसानी से आपके दिमाग में आता जा रहा है। हमने क्या बोला? ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो, ठीक है भाई। अब देखिए ये किस चीज के बारे में बात करते हैं, तो ये ए को हम ले लेते हैं। एक ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, जिसका मतलब होता है ऑल या होल या लार्ज, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीगेट। अब इसी से बन गया मेरा डेफिनेशन मैक्रो का। क्या दिक्कत होने को है? अब आसानी के साथ डेफिनेशन मेरा बन गया। कैसे बन गया भाई? अब देखिए कैसे आप समझ जाएंगे आसानी के साथ इसके डेफिनेशन को। हम जरा इसके साथ आसानी के साथ इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अब समझते हैं जरा सा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ macroeconomics is that branch of economics which macroeconomics is that branch of economics where the economic problems are, समझते जाइएगा मेरे जवाब को, ये डेफिनेशन को। macroeconomics are that branch of economics where the economic problems are studied at एग्रीगेट लेवल। नहीं याद आ रहा सर? अच्छा, ऑल लेवल फिर भी नहीं याद आ रहा सर? होल लेवल नहीं याद आ रहा सर? लार्ज लेवल नहीं याद आ रहा सर? नेशनल लेवल। कोई भी डेफिनेशन बना दीजिए ना आसानी के साथ, तो ये हम आसानी के साथ समझ गए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं हम समझ गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स is that branch of economics where the economic problems are studied at aggregate level, large level, whole level, all level, national level। तो ये कोई भी एक लिख दीजिएगा तो आपका ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, हमने क्या बोला, ये डेराइव किया गया। कहां से डेराइव किया गया है? ये ग्रीक भाषा MAKRO, मैक्रो से। इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। जरा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ और चीजों का भी इधर आते हैं, माइक्रो के तरफ आते हैं। देखते हैं भाई माइक्रो को समझने का। अब देखिए ये माइक्रो भी जो है डेराइव किया गया है ग्रीक लैंग्वेज माइक्रो से, MIKRO। अब ये आई हो गया, देख लीजिए वहां हमने ए को देखा था तो एग्रीगेट लिया था, यहां आई हम देख रहे हैं तो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, या यू कहें कि स्मॉल, ठीक है। तो इधर हमने एग्रीगेट का कैसे लिया था? एग्रीगेट, ऑल, होल, लार्ज, नेशनल, ये सब हो गया था। ये आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल या स्मॉल। तो इसी तरह से इसको भी तो हम डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं भाई। देख लीजिए आपको आसानी से कैसे समझ में आता जा रहा है ये टॉपिक, एकदम आसानी से देखते जाइए। देखिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एट स्मॉल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। समझ में आ गई होगी दोनों के डेफिनेशन। हमने इकोनॉमिक्स समझा कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है। किसका? कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है भाई। ये कंसर्न करता है, कंसर्न विद, ये हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने बात किया तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बोल दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एट एग्रीगेट लेवल, लार्ज लेवल, है ना, नेशनल लेवल, होल लेवल, ऑल लेवल्स।
ये हो गया। फिर हमने माइक्रो के बारे में भी तो बात कर लिया, क्या भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एट इंडिविजुअल लेवल या स्मॉल लेवल। आप आसानी के साथ समझ सकते हैं इन दोनों को, ठीक है भाई। अब आगे जरा सा देखते हैं। तो भाई ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी देखिए हम लोग पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। आपको याद होगा एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको पता है, ठीक है। अभी देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरकार फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जरा हम इसको देखते हैं, समझते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब ध्यान दीजिएगा इसमें, J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। तो ये आपका हो गया जॉन मेनार्ड किन्स, ये आपका हो गया फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं हम, ठीक है, समझते हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात करें तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, ये इसके फादर हो गए अल्फ्रेड मार्शल। तो ये हम दोनों के फादर को समझ गए, और ऐसे इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में तो एडम स्मिथ ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम जब भी बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बताओ फादर भाई, तो जॉन मेनार्ड किन्स। भाई किन्स बड़ा खतरनाक आदमी है जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक इनके बारे में हम लोग बात करेंगे इनकम, आउटपुट और इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमी, इन थ्योरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे और चैप्टर में है, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट, इसमें हम बात करेंगे इनके बारे में भाई, जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में। क्योंकि देखिए बेसिकली हमें फोकस करना है यहां पर मैक्रो के बारे में, क्योंकि माइक्रो तो क्लास 11 का पार्ट था और उम्मीद करते हैं कि हम आपने उसमें पढ़ाई होगा, लेकिन कभी कभी माइक्रो का भी जिक्र होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा मैक्रो के ऊपर। तो जरा सा इसको और देखते हैं, हम आगे और बढ़ा करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आगे समझते हैं जरा सा। तो इसके फादर हमने देख लिया जॉन मेनार्ड किन्स, और माइक्रो के फादर को अल्फ्रेड मार्शल। दो चीजें हमने देखी, डेफिनेशन और फादर के बारे में हमने समझा, ठीक है। अभी देखिए जब भी हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे तो इसमें माइक्रो वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, मतलब छोटे स्तर पे जो चीजें होंगी उसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो मतलब ये माइक्रो वेरिएबल्स आर कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक उल्टा होगा, मैक्रो वेरिएबल्स आर सपोज टू बी कांस्टेंट, आर कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट, इसमें उसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब देखिए इसका जो है मैक्रो का और इसका दोनों का अलग अलग है, ठीक है। हम अगर माइक्रो के बारे में बात करेंगे तो ये प्राइस थ्योरी, ये जो है प्राइस थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन द प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स follows the price theory while macroeconomics follows general price level। ये जनरल प्राइस लेवल के बारे में डिस्कशन करता है। और आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर दोनों में प्राइस आप लगा दिए। बिल्कुल, हम माइक्रो में अगर हम प्राइस थ्योरी के बारे में बात करें तो मतलब एक पर्सन के प्राइस, एक इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 रुपया हो जाएगा तो कितना घाटा हो जाएगा उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का या उस पर्सन का, ये इंडिविजुअल होगा। लेकिन जनरल प्राइस थ्योरी का मतलब हो गया कि अगर 2 रुपये कम हो जाएंगी तो पूरे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मतलब देखिए, अगर आप देखिए जैसे ये अगर इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, तो हमारा देश है, तो इसमें बहुत सारे यूनिट्स होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, ठीक है भाई। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं।
अगर इन सभी के इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं सभी का, तो ये अगर होल इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये आपका हो गया मैक्रो, जैसा हमने अभी बताया एग्रीगेट, ऑल या होल। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को मैंने बाहर कर लिया तो ये हो जाएगा माइक्रो। यही डिफरेंस है, ये मेन हमको निकालना है। और इसीलिए मैक्रो का एग्जाम्पल होगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बजट, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, ये सब क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। जबकि उधर अगर हम चल जाए तब मतलब कि ये अगर हम चल जाएं कि नहीं भाई माइक्रो के पास आते हैं, तो माइक्रो के पास जाएंगे तो फिर इंडिविजुअल हो जाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो वो इंडिविजुअल हो गया, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो ये सब क्या हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एक के बारे में जहां बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि अगर पूरा समूचा के बारे में बात करेंगे तो दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ मैक्रो। तो आप माइक्रो और मैक्रो के बारे में समझ में आ गया। अगर डिफरेंसेस बोलेंगे तो आप आसानी के साथ लिख ही देंगे, डिफाइन कर देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। मैक्रो तो आप जान ही जाएंगे ना, और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं वो तो हमने बता ही दिया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप जान जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एट एग्रीगेट लेवल, ऑल लेवल, होल लेवल, नेशनल लेवल। अगर उधर जाते हैं तो क्या भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज that branch of economics where the economic problems are studied at individual level या small level, समझ जाएंगे। फिर उसके फादर यानी मैक्रो के फादर कौन है भाई, जेमकिंस, जॉन मेनार्ड किन्स। उसके फादर कौन है भाई, अल्फ्रेड मार्शल। जबकि ऐसा मत समझिएगा कि इकोनॉमिक्स का भी जो है फादर सेम है, नहीं, इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ, ठीक है। फिर हम और भी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था हमने, क्या भाई, तो और भी चीजें, जैसे अब हम बोलेंगे कि मैक्रो हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड MAKRO, मैक्रो, ठीक है। इट मीन्स है ना, एग्रीगेट, होल, ऑल एटसेट्रा। अगर उधर जाते हैं माइक्रो से लिया गया है MIKRO, इट मीन्स स्मॉल इंडिविजुअल, आसानी से हो जाएगा। फिर आप लिख देंगे एग्जाम्पल देकर करके, इसमें कौन कौन आता है, इसमें कौन कौन आता है। इसमें मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट, नेशनल इनकम, ये सब आता है। फिर उधर को हम जाएंगे तो उधर भाई डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सब बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आसानी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आखिरकार आपका ये क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम क्या बोलेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का ये मतलब होगा कि किसी कंट्री के अंदर, एक खास एरिया में, एक कंट्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री के अंदर एक साल में, उन सब के वैल्यू के सम को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम आसानी से हम डिफाइन कर पाएंगे ना, बिल्कुल कर पाएंगे भाई। इट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ, इट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced during a financial year within the domestic territory of a country, that is called domestic income। समझ में आ गया होगा। It is the sum of the value of all the final goods and services produced within the domestic territory, है ना, during a financial year is called domestic income of that country। okay, I hope you have understood। मतलब देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसके सम को हम लोग बोलेंगे, उनके वैल्यू के सम को हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। यही अगर बाहर से इनकम हम कर लें तो भाई हमारे यहां से भी तो कोई बाहर वाले आकर के इनकम करते होंगे, ठीक है भाई। तो बाहर वाले ने जो इनकम किया, हमने जो इनकम किया, दोनों के इनकम को हम घटा दिया आपस में, तो जो घटा उसको हम अपने में जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए 500 करोड़ हमने कमाई किया और दूसरे कंट्री ने हमसे 200 करोड़ कमा लिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 300 करोड़ बच गया। तो ये 300 करोड़ अगर हम डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा नेशनल इनकम। मतलब अगर डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA जोड़ देंगे, मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा हो जाएगा
नेशनल इनकम, जिसे हम NNPFC बोलते हैं, जो कि हम आगे के टॉपिक में और डिस्कशन करेंगे अच्छे से। और जब ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे ना, तो इसके बाद अब इस चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नेक्स्ट होगा CFI, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे हमारे इनकम का फ्लो होता है। सर्कुलर माने घूमते रहता है। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया सेकंड चैप्टर CFI, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आशा है, उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे ये चैप्टर। और प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प करेगा क्लास 12 में। और हमेशा जब तक आप देखिएगा, पूरे साल एंजॉय कीजिएगा इकोनॉमिक्स को इस चैनल पे, मैं आपसे वादा करता हूं। और इकोनॉमिक्स सीखियो, आगे भी इंग्लिश के भी वीडियो अपलोड करूंगा और तब आप बहुत एंजॉय कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से ये चैप्टर जो भी पढ़ाया समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, हमने इसके दो ब्रांचेस पढ़े, मैक्रो एंड माइक्रो, दोनों के हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस के बाद हमने इसके फील्ड ऑफ है ना स्टडी के बारे में भी जिक्र किया। और उसके बाद हम नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा बात किए हैं, ज्यादा नहीं, जो कि और आगे के टॉपिक में आपको और आसानी से समझ में आते चला जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा ना, आप आसानी से समझते चला जाएगा। अभी बहुत सारे टॉपिक और भी डिस्कस किए जाने हैं, जैसे आपको फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, कंजम्पशन, तो सॉरी ड्यूरेबल गुड्स, या और भी बहुत सारी चीजों को अभी हम डिस्कशन करना बाकी है। तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे आगे वाले टॉपिक में। और आगे वाले टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, CFI, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत मजा आएगा। लेकिन बस यही देखिएगा कि आप ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाए ना। आपको देखिए इकोनॉमिक्स कितना आसान लगता है। मेरा ये चैलेंज है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते रहें लगातार मन लगा के, तो आपको 95+ लाने से बोर्ड में कोई नहीं रख सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।